मेसोपोटामिया की सभ्यता का परिचय दें कि ये सभ्यता कहाँ फैली हुई थी, कि इसकी वर्तमान स्थिति आप लोगों को इराक गणराज्य के अंदर देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मेसोपोटामिया में एक राजा थे हम्मुराबी, उन्होंने ही पहली बार ठीक है पूरी प्रजा के लिए क्या बनाए थे बेटा, लॉ बनाए थे, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था। लेकिन मजे की बात यह है कि इसी रेगिस्तानी हिस्से में सबसे पहले मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हुआ और दुनिया के पहले नगरों का उदय हुआ। तो पहली चीज मिट्टी की पट्टिकाएं जो कि किलाक्षर लिपि में लिखी मिली हैं, इससे इनके समाज, व्यापार और दैनिक जीवन का लेखा जोखा हम लोगों को देखने को मिलता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह वीडियो हमारे क्लास 11th के जो प्यारे बच्चे हैं उनके लिए होने वाली है। यह एक महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास है जो चैप्टर नंबर 1 इतिहास का आप लोगों का है, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसको लेकर होने वाला है। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और इस वीडियो को बहुत ही आनंद के साथ देख रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि लगभग 20-25 मिनट में पूरा एनसीईआरटी का सार, समरी, माइंड मैप जो कहना चाहो कह लो भैया। लेकिन इस वीडियो से आप लोगों का इतना शानदार रिवीजन हो जाएगा ना, अगर तू आया है तो इसको पूरा देख कर जाना बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आप लोगों का जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसको आपकी एनसीईआरटी में लेखन कला और शहरी जीवन नाम दिया गया है। तो चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता का परिचय दें कि ये सभ्यता कहाँ फैली हुई थी। तो आपके एनसीईआरटी में साफ तौर पे लिखा है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है, ये दो नदियों के बीच। अब दो नदियों के कौन सी दो नदियां अली सर? तो एक आप लोगों को देखने को मिलेगी दजला और एक आप लोगों को देखने की मिलेगी फरात। तो दजला मतलब टिग्रिस नदी आप लोगों की, टिग्रिस आप लोगों को किस और देखने को मिलेगी बेटा? तो ये टिग्रिस आप लोगों को, ये टिग्रिस नदी है ना बेटा? कौन सी नदी है ये? टिग्रिस मतलब दजला है। और इस और आप लोगों को फरात नदी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन दो नदियों के बीच में ये जो बीच वाला हिस्सा है ना बेटा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा बेटा? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोगों को देखने को मिलती है इस हिस्से में। लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था वो मुख्यतः किस वर्तमान के किस देश में था? तो इराक में था बेटा। याद रखना, यहां भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, इराक इसका राइट आंसर होगा। मुख्यतः हिस्सा इसका इराक में लगता था। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो इसका कुछ हिस्सा सीरिया में भी लगता था और कुछ हिस्सा इसका टर्की में भी आप लोगों को लगता हुआ दिखाई देता है। यस यानो बेटा, देखो ये मुख्य हिस्सा है, मतलब ये कौन है? इराक है। इसके अलावा आप लोगों को सीरिया भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा टर्की का भी आप लोगों को इसमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यह प्राचीन समय में यहीं पर मेसोपोटामिया आप लोगों को देखने को मिलता है। अब मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। एक शब्द है मेसोस, है ना? मेसोस मतलब मध्य। किसके मध्य? तो दो नदियों के। तो नदियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता था पोटेमोस, यूनानी भाषा के अंदर, वहां की डिक्शनरी के अंदर। तो दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होगा, जो हिस्सा होगा, ये वाला दो नदियां, मतलब आप लोगों की दजला और फरात, फरात इस साइड है, दजला उस साइड है। इस वाले हिस्से को मेसोपोटामिया कहा गया है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को, उपजाऊ क्षेत्र को कह लो, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि इसकी वर्तमान स्थिति आप लोगों को इराक गणराज्य के अंदर देखने को मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हम लोगों को देखने को मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों की एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है बेटा यहां से कि यह जो सभ्यता थी पूरी दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है, मतलब मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का इतना कारण क्या है? तो लगभग 6-7 पॉइंट में इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर तेरी एग्जाम में आ जाए ना बेटा, ये सारे पॉइंट एक एक करके लिख डालना, क्यों इतनी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता है कि दुनिया को क्या दिया मेसोपोटामिया ने, मेसोपोटामिया की दुनिया को क्या देन है। ये पूरी सारी बातें लिख देना। पहली चीज बेटा, प्राचीनतम नगरों का विकास। यह विश्व का सबसे पहला और सबसे प्राचीन
जैसे शहर आप लोगों को उर, उरुक, सुमेर, मारी, बेबीलोन जैसे शहरों की स्थापना आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरी चीज बेटा, यहीं पर पहली बार लेखन कला का विकास हुआ, आगे चल के बताऊंगा। और इन लोगों ने जो लिपि जनरेट की उसको कीलाक्षर लिपि कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने लिपि का आविष्कार किया, दूसरी देन इनकी। तीसरी चीज, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आप लोगों को इनकी देन देखने को मिलेगी। इन्होंने ही टाइम आप लोगों का दिया। ठीक है, इन्होंने ही गणित के कई सारे आप लोग देखोगे आविष्कार इनके द्वारा किए गए। तो गणित के प्रारंभिक रूपों और खगोलीय गणनाओं का विकास इसी सभ्यताओं में इसी सभ्यता में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा पहली बार कानूनी संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट के कैसे नागरिकों को रहना चाहिए, अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसको कैसी सजा दी जानी चाहिए। तो मेसोपोटामिया में एक राजा थे हम्मुराबी, उन्होंने ही पहली बार, ठीक है, पूरी प्रजा के लिए क्या बनाए थे बेटा, लॉ बनाए थे, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था या कानूनी संहिता बनाई थी। तो ये भी पहली बार दुनिया को इन्होंने दिया। इसके अलावा उन्नत शिल्प, है ना, शिल्प जिसमें कृषि, है ना, इसके अलावा शिल्प विज्ञान, ठीक है, इन सभी के मामलों में ये दुनिया में सबसे आगे थे। सबसे पहले दुनिया को इन्होंने ही ये सारी चीजें दी हैं। चलिए अब बात आती है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या थी, है ना। तो याद रखना बेटा, ये इराक में थी, अभी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा ये सीरिया में लगती थी, थोड़ा बहुत टर्की में फैली हुई थी। लेकिन इसको 4 हिस्सों में अलग अलग बांट के देखा जाता है। किसको बेटा, मेसोपोटामिया को। इसके 4 हिस्से थे, है ना। इसको आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि इसके 4 राज्य थे, उसमें फिर कई सारे उरुक, मारी, है ना, इस प्रकार के शहर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपकी एनसीईआरटी में भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मेसोपोटामिया का सबसे आप लोग देखोगे पूर्वोत्तर भाग, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला भाग, है ना। तो देखो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है बेटा, है ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ये नॉर्थ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा। तो इसके बीच वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से की बात हो रही है बेटा। तो ये हरे भरे मैदानी सुंदर पर्वत श्रृंखला और स्वच्छ झरने आप लोगों को इस हिस्से में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जंगली फूल उगते थे और अच्छी फसल के लिए पर्याप्त यहाँ वर्षा भी होती थी। इसी क्षेत्र में लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी। कौन से हिस्से में बेटा, तो इस वाले हिस्से में आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा हिस्सा देखते हैं, उत्तरी भाग, है ना। उत्तरी मतलब जस्ट इसके उत्तर में आप लोगों को इस वाले हिस्से की बात हो रही है। तो यह ऊंची भूमि पर स्टेपी घास के मैदान फैले थे। यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन आप लोगों को देखने को मिलेगा। सर्दियों की बारिश के बाद यह जानवरों के लिए बेहतरीन चारागाह तैयार किया जाता था। और इस उत्तरी भाग को असीरियाई कब्जे के बाद इसी हिस्से को असीरिया भी कहा जाने लगा था। फिर बता दे रहा हूं बेटा, तुझे 20-25 मिनट में इससे अच्छा रिवीजन कहीं नहीं मिल सकता अगर तूने एनसीईआरटी एक अच्छे से रीड कर ली है या मेरे तुम लोगों ने वन शॉट देख रखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से करके जाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बिल्कुल जब से ईस्ट वाले हिस्से की बात करेंगे हम, है ना, इस वाले हिस्से की बात करेंगे जो ईरान की साइड पड़ता था। तो दजला नदी और उसकी सहायक धाराएं ईरान की पहाड़ी इलाकों में आने जाने वाले परिवहन का एक साधन तैयार करती थी। ठीक है, और इसी दजला नदी के माध्यम से इस ईरान वाले हिस्से से व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के लोग। चलिए अब बिल्कुल दक्षिणी हिस्से की बात करेंगे, इस वाले हिस्से की। यहीं पर उरुक जैसे शहर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए यह भाग मुख्य रूप से रेगिस्तानी है, ये वाला निचला वाला। ठीक है, इसके लेकिन मजे की बात यह है कि इसी रेगिस्तानी हिस्से में सबसे पहले मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास हुआ और दुनिया के पहले नगरों का उदय हुआ। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को ही सबसे पहले सुमेर, अक्काद कहा गया था, जो बाद में बेबीलोन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए ये हम लोगों ने मेसोपोटामिया की भौगोलिक परिस्थितियों का अंदाजा लगाया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को और बेहतर तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है कि इतिहास को, मतलब आज जो हमारे पास मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसको हम कौन कौन से सोर्स से इसकी जानकारी जुटाए हैं। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जो मेसोपोटामिया का इतिहास है, इसके जानने के हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक
मतलब कि साहित्यिक मतलब किताबों में भी लिखे मिले हैं, और पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल मतलब जब हम लोगों ने खुदाई की तो खुदाई में हम लोगों को मिट्टी की पट्टिकाएं मिली। मिट्टी की पट्टिकाएं ऐसी होती थी जिनके ऊपर इनकी लिपि उपी लिखी होती थी, किलाक्षर, है ना बेटा। इसके अलावा इनके शिलालेख मिले हम लोगों को, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सबसे पहले हम पुरातात्विक साक्ष्यों को देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले बेटा मिट्टी की पट्टिकाएं मिली हम लोगों को, ये लोग मिट्टी की ऐसी पट्टिकाएं बनाते थे, ठीक है। और इसके ऊपर किलाक्षर लिपि के माध्यम से, है ना, आप सीधी बात है किलाक्षर लिपि में तो लिखेंगे। तो ये किसके बारे में जानकारी मिली हम लोगों को, यहाँ के समाज के बारे में, यहाँ के ट्रेड के बारे में जानकारी मिली हम लोगों को, है ना। अब ट्रेड के बारे में कैसी जानकारी मिलती है हम लोगों को, तो ऐसा कहा जाता है कि लेखन कला का विकास ही राजाओं ने व्यापार के लिए करवाया। कुछ भी सामान यहां से ऑर्डर दे देते थे फलानी जगह से, और दूसरी जगह सामान मंगवाते होंगे, तो भैया इसी प्रकार वो लिपि का आविष्कार किए होंगे। तो समाज की जानकारी, व्यापार की जानकारी, और समय का जो दैनिक जीवन था, है ना, जो आम जो जीवन था, उसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी इन मिट्टी की पट्टिकाओं से ही देखने को मिलती है। तो पहली चीज मिट्टी की पट्टिकाएं जो कि किलाक्षर लिपि में लिखी मिली हैं, इससे इनके समाज, व्यापार और दैनिक जीवन का लेखा जोखा हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोगों को कुछ शिलालेख मिले हैं, है ना। शिलालेख मतलब क्या, बड़ी बड़े पत्थर होंगे, है ना। शिलालेख का मतलब क्या होता है बेटा, पत्थर की एक शिला है और उसके ऊपर राजा ने कुछ बात लिखवा दी, है ना बेटा। तो चलिए, महलों और मूर्तियों पर खुदे हुए लेख राजाओं के शासन, युद्धों और धार्मिक उत्सवों की गवाही आप लोगों को देते हुए दिखाई देते हैं। राजाओं ने अपने महल की दीवारों के ऊपर, क्योंकि दीवारें किसकी होती थी, पत्थर की होती थी, शिला की होती थी, है ना। मूर्तियां भी किससे बनेगी, पत्थर से बनेगी। तो महलों और मूर्तियों पर खुदे राजाओं के लिखे लेखों से उनका शासन कैसे चलता था इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। लड़ाई किस प्रकार से लड़ते थे उसकी जानकारी मिलती है, और राजा धार्मिक उत्सवों में किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते थे इसकी जानकारी हम लोगों को मेसोपोटामिया से मिले शिलालेखों से देखने को मिलती है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इमारतें और खंडर भी हमारे पास उस वहां मेसोपोटामिया में जहां राजा लोग शासन करते थे, है ना, जो उनके शहर थे। तो राजाओं के भव्य महल हो या प्राचीन शहर हो या मंदिर हो, याद रखना बेटा, यहां बड़े बड़े मंदिरों को जेगुरत कहा जाता था, है ना। तो इससे भी हम लोगों को यहाँ की जानकारी मिलती है, यहाँ की वास्तुकला की, यहाँ की इंजीनियरिंग कला की हमको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ कलात्मक वस्तुएं हैं, समाधियां मिली हैं, है ना, जो खुदाई में हमको मिली है, जैसे मूर्तियां हो गई, मोहरे हो गए, गहने हो गए राजा रानियों की कब्रों से, है ना। आप लोग देखोगे कि हम लोगों को आभूषण मिल गए, यस या नो। तो इससे भी हम लोग सामाजिक ऊंच नीच और धार्मिक मान्यताओं का पता लगा लिए हैं। चलिए, अब हमारे पास साहित्यिक स्रोत है, मतलब किताबों में लिखा मिला है क्या, बिल्कुल। गिलगमेश महाकाव्य, गिलगमेश एक राजा हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने यहाँ एक महाकाव्य लिखाया था, ठीक है, मतलब एक किताब लिखवाई थी। इसमें उस समय के साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है कि किस पैटर्न में लिखा जाता था, है ना। इसी किताब में वहां के धर्म के बारे में जानकारी है, और इनके ही इन राजा के विचार ही हम लोगों को इस किताब में से देखने को मिलते हैं, यस या नो बेटा। तो किताबों से भी जानकारी मिलती है जिसमें गिलगमेश हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके अलावा धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें आप लोग देखोगे राजा की वंशावलियां मिलती हैं, युद्धों की जानकारी मिलती है, बाड़ों के बारे में जानकारी मिलती है, यस या नो बेटा। इसके अलावा बाइबिल और विदेशी लेखक, बाइबिल में मेसोपोटामिया का कई जगह जिक्र आया है ना। इसके अलावा ग्रीक लेखक बेरोसस के इतिहास ग्रंथों में भी बहुत शुरुआती जानकारी हम लोगों को मेसोपोटामिया की मिलती है। तो ये सब के सब हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं। तो हम लोगों ने अब तक क्या जाना इस वीडियो में बेटा, लगभग 12 मिनट हो चुके हैं, और इसमें हम लोगों ने मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ देखा, दो नदियों के बीच उसकी भौगोलिक परिस्थिति, इसको जानने के सोर्सेस, और उसने दुनिया को क्या क्या दिया। अब अगली हेडिंग जो हम लोगों की होगी मेसोपोटामिया की भाषा को लेकर होगी, कि मेसोपोटामिया में किस प्रकार की भाषाएं थी। तो बेटा याद रखना, यहां मुख्यतः 3 भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ, है ना। तो सबसे पहले बेटा यहां पर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के दक्षिणी हिस्से में, जहां उरुक जैसे शहर हुआ करते थे, उस हिस्सों में जहां पहली बार खेती की शुरुआत हुई थी, जिस हिस्से में रेगिस्तानी जरूर था, है ना, अभी बताया था पीछे मैंने, वहीं पर। तो बेटा याद रखना, दुनिया की सबसे पहली भाषा सुमेरियन थी, जिसको सुमेरी भी कहा जाता था,
ठीक है, लगभग 3000। आगे चलकर इस भाषा के बाद आप लोग देखोगे अक्कादी भाषा का विकास हुआ लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास, और इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा आरामिक भाषा का आप लोगों को विकास होता हुआ दिखाई देता है 1400 के आसपास। ठीक है, चलिए, तो इन भाषाओं का क्रम याद रखिएगा, आप लोगों की एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शहरी जीवन को देखते हैं, मेसोपोटामिया की यहाँ की इकोनॉमी की विशेषताओं को। सीधा क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन, इस कंटेंट का सीधा यूज कर सकते हो तुम लोग। चलिए, सबसे पहले सिंचाई और खेती की बात करते हैं। फरात नदी, ठीक है, आप सब जानते हैं, मैंने पीछे बताया था फरात नदी किस ओर पड़ेगी। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करके कई छोटी धाराओं में बढ़ जाती थी, जो वहां पर प्राकृतिक नहरों का काम करती थी। इनसे खेतों में जरूरत के अनुसार गेहूं, जौ, मटर, मसूर की आसानी से सिंचाई कर दी जाती थी। चलिए, इसके अलावा श्रम विभाजन को देखते हैं यहां पर कि लोग कैसे काम करते थे। शहर के लोग अकेले आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, मतलब अकेले, सब एक दूसरे पे कहीं ना कहीं डिपेंड थे। अनाज, औजार, पत्थर, अन्य सेवाओं के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता था, है ना बेटा। चलिए, अब औजार बनाने वाला अनाज वाले पे निर्भर है, अनाज वाला औजार बनाने वाले पे निर्भर है, यस, औजार बनाने वाला पत्थर बनाने वाले पे निर्भर है। मतलब हर कोई किसी ना किसी चीज पे डिपेंड है। जैसे हमारे यहाँ भी देखो ना, शहर वाला ग्रामीण पे डिपेंड है और ग्रामीण वाला शहरों पे डिपेंड है कि नहीं, जिससे समाज को यह मजबूती देता था इस प्रकार का नेटवर्क। यहां हमारा समाज भी इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि हम हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। क्यों? कि भैया हमको कभी ना कभी उससे कुछ काम पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, तो श्रम विभाजन था, जैसा कि आप लोग देखोगे यहां लिखा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खनिजों का अभाव और व्यापार। मेसोपोटामिया में खाने पीने की चीजें तो बहुत थी, लेकिन धातु, औजार, मोहरें, कीमती पत्थर बनाने के लिए खनिजों और अच्छी लकड़ी की भारी कमी थी। इसलिए वे लोग अपनी कृषि वस्तुएं और कपड़े बाहर बेचते थे, खासतौर पर ईरान वाले हिस्से में, है ना, खासतौर पर ईरान, टर्की और खाड़ी जो देश हैं, ओमान, फोमान, ये वो सब वहां पर, तो वहां से लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी और सोना ये मंगवाते थे, क्योंकि यहां पर खनिजों का अभाव था इस वाले, तो इन देशों से मंगवाते थे बेटा ये। और इनके पास क्या था बेटा? कृषि थी, तो कृषि की वस्तुएं इधर से उधर भेजते थे, ये कपड़े भेज दिया करते थे, है ना। तो इन चीजों का क्या करते थे? ये निर्यात करते थे, और इन चीजों का ये आयात करते थे। आयात मतलब मंगाना, और इन चीजों का ये निर्यात करेंगे, और निर्यात किसको करेंगे? इन देशों को। ठीक है, चलिए, सस्ता परिवहन, क्योंकि नदी मार्ग में थे भैया, आसानी से नदी की धाराओं में बैठ के ये इधर से उधर चले जाएंगे। तो माल ढोने का सबसे सस्ता और बेहतरीन माध्यम क्या था? जलमार्ग था। नावों को नदी की धारा और हवा के सहारे चलाने में कोई खर्च नहीं आता था, जबकि जानवरों से माल ढुलाई होने पर उन्हें चारा खिलाना भारी खर्च उठाना पड़ता था। यस या नो बेटा? ज्यादातर लोग नदी मार्गों को ही फॉलो करते थे परिवहन में, क्योंकि अगर बैलगाड़ी से कोई प्रयोग, है ना, जानवर गाड़ी से कोई परिवहन करवा रहा है तो फिर चारा खिलाना पड़ेगा भैया जानवर को, जो महंगा पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर के 3 सबसे महत्वपूर्ण शहर, जहां से तुम्हारी एग्जाम में फिर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो 3 शहर हैं। कौन कौन से शहर हैं बेटा? तो सबसे पहले तो आपके एनसीईआरटी में 3 प्रकार के शहर विकसित हुए मेसोपोटामिया में। एक मंदिर के चारों ओर बसे शहर, एक व्यापारिक शहर, और एक राजधानी शहर, जहां राजा जहां से शासन करेगा। तो 3 प्रकार के शहर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं उरुक की, जो कि एक मंदिर के आसपास बसा एक शहर था, है ना। चलिए, मंदिरों के आसपास बसे शहर का उदाहरण आप लोगों को उरुक देखने को मिलता है। यह मेसोपोटामिया के सबसे पुराने और बड़े मंदिर नगरों में से एक था। कौन? उरुक। इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर बहुत ही विशाल और मजबूत रक्षा दीवारी बनाई गई थी, 4 दीवारी। यह शहर कला, संस्कृति, व्यापार का प्रमुख केंद्र था, और अपने शहर के मशहूर मोहनजोदड़ो नगर से भी आकार में दुगना। मोहनजोदड़ो इस समय कहां था? हमारे भारत में, सिंधु घाटी में, है ना। लेकिन उस समय का ये जो मशहूर शहर था मोहनजोदड़ो, उससे भी आकार में लगभग 2 गुना बड़ा था। कौन? उरुक। एमसीक्यू बन जाता है ना। किसे मेसोपोटामिया से दुगना बड़ा बताया गया है? तो उरुक नगर को बताया गया है, जो कि एक प्राचीन मंदिर नगर का उदाहरण। याद रखना, मेसोपोटामिया में 3 प्रकार से शहर विकसित हुए हैं। मंदिर के चारों ओर बसे शहर, एक व्यापारिक शहर, तो देखो ये उरुक नगर मंदिर नगर का उदाहरण है। और आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिना नियोजन वाला शहर है, और मारी आप लोगों को एक व्यापारिक नगर का उदाहरण देखने को मिलेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब उरनगर को देखते हैं। उरनगर की बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो बेटा याद रखना, यहां नगर नियोजन मतलब यहां लोगों ने अनप्लान्ड क्या बना लिए, घर बार बना लिए, कोई आया यहां बना लिया, कोई आया वहां बना लिया, यस या नो बेटा। तो मतलब प्रकृति ने बसा दिए बस, मतलब प्लान करके इन लोगों ने यहां इस शहर को नहीं बसाया है। और इस शहर में अंधविश्वास भी काफी देखा गया है। तो पहली चीज, टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां आप लोगों को यहां देखने को मिलती हैं। उरनगर में हड़प्पा सभ्यता की तरह टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन नहीं देखने को मिलता। यहाँ की गलियां बहुत ही पतली हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, यहाँ गाड़ियां नहीं जा सकती थी, माल गधों पर लाद कर घरों तक ले जाया जाता था, ऐसी स्थिति थी उरनगर के अंदर। इसके अलावा बड़ा अजीब ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ सड़कों पर गली नालियां नहीं होती थी, नालियां घरों के अंदर आंगन में बनाई जाती थी, बारिश का सारा पानी आंगन के होच में इकट्ठा, अरे पढ़ा के ही मजा नहीं आ रहा उसको, ठीक है। चलिए, मतलब अजीबो गरीब ड्रेनेज सिस्टम था, कहां का बेटा, उरनगर का, ठीक है। चलिए, इसके अलावा गंदगी की समस्या थी, कहां, उरनगर में। लोग अपने घरों का सारा कूड़ा गलियों में डाल देते थे, जिससे गलियों की सतह ऊंची हो जाती थी, कीचड़ घर के अंदर ना घुसे, इसलिए लोग अपने घरों की दहलीज थोड़ी सी ऊंची कर दिया करते थे। प्राइवेसी है ना, कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी, रोशनी आंगन में खुलने वाले मुख्य दरवाजे से ही आती थी, जिससे घर की प्राइवेसी बनी रहती थी। ये उरनगर की सारी बातें थी, है ना। इसके अलावा अंधविश्वास के लिए बड़ा मशहूर था उर। वहां के लोग अंधविश्वासों को पट्टिकाओं पर लिखते थे, जैसे अगर घर की दहलीज ऊंची हो तो धन दौलत आती है। अरे उन पट्टिकाओं पे, पीछे हम लोग पट्टिका किसी के मिट्टी की पट्टिका, उसके ऊपर लिखते थे और दरवाजे के बाहर लगा दिया करते थे, अगर किसी घर की दहलीज ऊंची है तो समझो धन दौलत आ रही है। अगर मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुले तो पति पत्नी के लिए जी का जंजाल बनती थी। लो भाई, अंधविश्वास चलते थे, ठीक है। अब मारी नगर को देख लेते हैं, जो कि एक समृद्ध व्यापारिक राजधानी थी, ठीक है। चलिए, यह शहर लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी की मुख्य धारा पर एक शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। यहाँ किसान बनाम चरवाहों का संघर्ष आपको देखने को मिलता है। यहाँ किसान और गडरिये जो पशुचारक थे, दोनों साथ रहते थे, लेकिन कई बार जो गडरिये मतलब पशुचारक होते थे, वो किसानों के खेतों में अपने पशु चरा दिया करते थे, छोड़ दिया करते, जिसकी वजह से किसान और गडरियों में संघर्ष हो जाता था। तो गडरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को किसानों के बोए खेतों से गुजार देते थे, जिससे फसल बर्बाद हो जाती थी और दोनों के बीच जमकर झगड़े होते थे। चलिए, इसके अलावा मारी शहर में एमोराइट राजा हुआ करते थे। तो मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे और मेसोपोटामिया के देवी देवताओं के साथ साथ यहाँ के स्टेपी क्षेत्र के अपने विशेष देवता डेगन की भी बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं, टैक्स और व्यापार की कमाई, है ना। मारी शहर में फरात नदी के रास्ते तुर्की, सीरिया और ईरान से लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, शराब लेकर जाने वाले जल पोतों और नावें मारी नगर में रुका करती थी। मारी के अधिकारी इन नावों पर लदे माल की जांच करते और आगे जाने के लिए कुल माल का 10% टैक्स वसूलते थे, जिससे यह शहर बेहद अमीर बन गया। मारी शहर की ये सारी विशेषताएं थी बेटा, यस या नो बेटा। अब मेरी एक बात सुन लो, तुम्हें एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना बेटा। मारी शहर की क्या विशेषताएं हैं, ये सारे पॉइंटर लिख देना बेटा, ठीक है, अगर एग्जाम में आते हैं एग्जाम में लिखने को। इसके अलावा तुम्हें उरनगर की विशेषताएं लिखने को आ जाए तो ये सारे पॉइंट लिख देना, ठीक है, 5 पॉइंट है। इसके अलावा उरुक नगर के बारे में लिखने को आ जाए तो लिख देना। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, मैंने बताया था आप लोगों को, ये अपने आप में क्वेश्चन, शहरी जीवन अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए, लगभग 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। इसमें इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। और ये क्वेश्चन भी बड़ा एमपी बेटा, कि मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने के मुख्य सोर्सों का वर्णन कीजिए। तो पुरातात्विक शास्त्र में ये लिख देना बेटा, ये और साहित्यिक में ये वाले सारे पॉइंट डाल देना, पूरा वर्णन कर देना जाए लिखने को, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से एमसीक्यूज बनेंगे, तो मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति से यहाँ की, हाँ ये क्वेश्चन भी, कि मेसोपोटामिया की दुनिया को क्या देन है ना। तो ये सब देन ही तो है उसकी, है ना बेटा, ये सब दिया है उसने, बस ये सारी चीजें लिख देना, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू अगर आप लोगों ने ये 20-25 मिनट की वीडियो अगर देख ली बेटा, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। और जाते जाते एक चीज और बता देता हूं बेटा, कि अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहो तो ये मेरा अली सर का विद्वान टेलीग्राम ग्रुप है, इसको स्कैन करिएगा, आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे।
वहां हम लोगों कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और ऐसे ही पढ़ते रहो यार। अगली क्लास भी आप लोगों के पास में आ जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।